नमस्कार दोस्तों, आप सभी का थिंक सिविल चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे विज़न आईएएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का यहाँ पे पहली टेस्ट सीरीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको बहुत लंबा वीडियो को नहीं रखेंगे। हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इसमें क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है और हर क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पे समझेंगे कि उसका आंसर क्या है, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, जिससे आपको भी एक बेहतर समझ हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस डिस्कशन को। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज़ तो नहीं कर सकता, पॉज़ तो आप ही लोगों को करना होगा। क्वेश्चन में आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ लो। तो जैसे कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे खो सकता है? 3 विकल्प दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज़ करके तीनों को पढ़ लिया होगा। पहला कहता है कि कोई भी न नागरिक जो भारत से बाहर जो है 5 साल से लगातार रह रहा हो। फिर दूसरा विकल्प कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की देश के प्रति जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे डिसलॉयल्टी दिखाया हो। तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि सिटीज़न हैज़ विदिन 5 इयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन होने के 5 साल के अंदर ही या बाय नेचुरलाइज़ेशन यहाँ पे नागरिकता मिली है और नागरिकता मिलने के बाद ही वो किसी देश में यहाँ पे 2 साल तक कैदी बन जाता है। तो अब ये 3 विकल्प हैं, अब हमको इसमें से यहाँ पे क्या चुनना है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स, इसमें से सही कौन-सा है? तो देखो, भारत में जो लोगों को नागरिकता मिलती है उसके लिए एक एक्ट है, द सिटीज़नशिप एक्ट 1955। इसके तहत यहाँ पे नागरिकता मिलती है और किसी को भी यहाँ पे अगर नागरिकता मिली हुई है, तो उसके 3 रास्ते होते हैं। सॉरी, नागरिकता मिलने के नहीं, थोड़ा-सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, नागरिकता छीनने के। किसी के पास अगर नागरिकता है, तो उसे छीने जाने के 3 रास्ते होते हैं। पहला होता है रिनंसिएशन, दूसरा होता है टर्मिनेशन और फिर तीसरा होता है बाय डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि कोई इंसान स्वतः अपने से ही नागरिकता भारत की जो है वो त्याग दे और वो इंसान जो है मेजर होना चाहिए, फुल कैपेसिटी में होना चाहिए, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव में नहीं होना चाहिए, तो वो चाहे तो खुद से भी यहाँ पे अपनी नागरिकता त्याग सकता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिया का सिटीज़न वो अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। जैसे वो किसी दूसरे कंट्री की है, यहाँ पे सिटीज़नशिप मिलता है, इंडिया की सिटीज़नशिप अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। और उसका आता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन में क्या होता है कि देखो, डेप्रिवेशन में ये एक तरीके से कंपल्सरी टर्मिनेशन होता है जो कि केंद्र सरकार यहाँ पे देती है। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, तो इस केस में ये आपका डेप्रिवेशन के तहत आएगा, तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। और जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 इयर्स कंटिन्यूअसली। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 5 साल नहीं बल्कि कोई व्यक्ति जो 7 साल से लगातार देश के बाहर रह रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा डेप्रिवेशन वाले कॉलम में ही आएगा। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है ही और शी हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है, अगर आप देश के प्रति गद्दारी करोगे तो यहाँ पे भी आपकी नागरिकता जा सकती है। फिर थर्ड यहाँ पे कहता है कि सिटीजन हैज बीन विद इन 5 इयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी अदर कंट्री फॉर 2 इयर्स। कि बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ की नागरिकता मिली और आप किसी दूसरे कंट्री में गए और आपको वहाँ पे जेल हो गई और 2 साल से अधिक की सज़ा आपने यहाँ पे काट ली है। तो ये भी आपका बाय डेप्रिवेशन में आता है कि यहाँ पे सरकार चाहे तो आपको यहाँ की नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो थर्ड वाला भी हमारा यहाँ पर ये सही है। तो मोटा-मोटी देखिए, यहाँ पे 7 साल तक अगर आप बाहर रह रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपकी नागरिकता जा सकती है और रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन, ये 3 रास्ते होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वीडियो को पॉज़ करके आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है यहाँ पे, इट इज़ फर्स्ट एमर्ज्ड इन मिनर्वा मिल केस। दूसरा है, इट अपहोल्ड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो देखिए, जो डॉक्ट्रिन है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था केशवानंद भारती केस में, जो कि आपका 1973 में है। दूसरा है आपका मिनर्वा मिल केस, ये आपका 1980 में है। तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया गया और ऑप्शन 1 कह रहा है इट फर्स्ट इमर्ज इन मिनर्वा मिल केस, तो ये गलत है। ये केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल केस 1980 में था। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड क्या कहता है,
तो देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, मगर वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब जो बेसिक है, जो कोर प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? वो है सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, ये कोर है। तो पार्लियामेंट इन सब चीजों को अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी, नाइदर वन नाइदर टू, दोनों में से कोई भी सही नहीं, दोनों गलत है। और याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इवॉल्विंग, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इवॉल्व होता रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली सेटअप नेशनल टर्मरिक बोर्ड। Option 1, the board is set up to promote research and development of new turmeric product. Option 2, the board will operate under Ministry of Commerce and Industry. Option 3, the board's head office will be set up in Kerala. तो देखो, रिसेंटली अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था नेशनल टर्मरिक बोर्ड का न्यू दिल्ली में। इस बोर्ड का पूरा फोकस है टर्मरिक सेक्टर पे, या फिर कह लो टर्मरिक से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उस सेक्टर पे सारा यहाँ पे फोकस होने वाला है। और टर्मरिक से जो भी यहाँ पे रिसर्च होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, उसको प्रमोट करना इनका काम होगा। सो ऑप्शन 1 हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। और इसका जो हेड ऑफिस है वो केरला में नहीं है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? इसका हेड ऑफिस है निजामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, निजामाबाद तेलंगाना में इसका हेड ऑफिस है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 कहता है द बोर्ड विल ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ये बिल्कुल सही है, थर्ड वाला गलत है। विल टिक ऑन ए, 1 एंड 2 ओनली। इसका हेड ऑफिस केरला में नहीं है, याद रखना, निजामाबाद तेलंगाना में इसका हेड ऑफिस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत पोल पोर्टल जिसका एम है टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट टू कॉम्बैट ट्रांजिशनल क्राइम इज डेवलप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, की भारत पोल पोर्टल कौन यहाँ पे बना रहा है? वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। सो इसको डेवलप किया गया है, याद रखना, बाई सीबीआई। इसका बेसिकली काम क्या होगा कि ये यहाँ पर जो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज हैं वो ईजिली यहाँ पे इंटरपोल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा यहाँ पे एक पुश मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन को। तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Number 1, it is a constitutional post appointed by President of India. Number 2, it can investigate all matter relating to the safeguard provided for the both linguistic and religious minority under the Constitution. बताना इसमें सही कौन सा है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ऐसा कोई भी प्रोविजन यहाँ पर नहीं है रिगार्डिंग कोई स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाए फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था आपका, दिस वाज बैक इन 1953 और 55 के बीच में ये इसका गठन होता है, जिसने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस बनाए दिए थे रिगार्डिंग दिस। तो अकॉर्डिंगली तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में अमेंडमेंट होता है, दिस वाज द 7th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 350 बी। जब आर्टिकल 350 बी आया तो इसमें यहाँ पर कुछ बातें रखी गई कि दैट देयर शुड बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे होना चाहिए और उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस वन इज द करेक्ट। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ऑफिसर अपॉइंट होता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोविजन दिया, लेकिन ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं था, 7th अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद यहाँ पर ये आया। और इस ऑफिसर का यहाँ पे काम होगा कि इन्वेस्टिगेट करना और वो सारे यहाँ पर स्टेप लेना कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनको यहाँ पर सेफ गार्ड करना। डोंट गेट कंफ्यूज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए नहीं, ओनली फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पर स्टेप लेना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे, दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। और जो भी रिपोर्ट होगी सीधे यहाँ पे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे और राष्ट्रपति यहाँ पे इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में यहाँ पे रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। दूसरा यहाँ पे बोथ सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल कैन अटेंड प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो बताना कौन सा सही है कौन सा गलत।
तो देखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, ये एक पोस्ट है, इसको क्रिएट किया गया है, एक स्टैचुरी पोस्ट है। और सॉलिसिटर जनरल का काम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करना। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोर्ट में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको असिस्ट करना इनका काम होता है। संविधान में सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे जिक्र है अंडर आर्टिकल 76। ऑप्शन 1 ये गलत है, दिस वन इज इनकरेक्ट। और आपके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनके पास यहाँ पे राइट है कि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आर्टिकल 88 में जो है इसका यहाँ पे उल्लेख है। ऑप्शन 2 यहाँ ये भी गलत है, सिर्फ आपका अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो है उनके पास ऐसा यहाँ पे कोई भी प्रिविलेज नहीं है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को अटेंड कर सके। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ऑप्शन डी नाइदर 1 नाइदर 2। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है द प्रीएम्बल इज जस्टिसिएबल इन नेचर। स्टेटमेंट 2 द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो देखो, प्रीएम्बल की जो बेसिक फिलॉसफी है, प्रीएम्बल का जो फंडामेंटल वैल्यूज है, बेसिकली प्रीएम्बल बताता है, मतलब कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है वो प्रीएम्बल बताता है। प्रीएम्बल में क्या है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका क्या विजन है वो पूरा इसमें एक आपको उसका एक झलक देखने को मिलती है। तो देखो, बात है 1973 की केशवानंद भारती केस में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, प्रीएम्बल जो है ये दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहा था कि प्रीएम्बल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाएगा और इंटरप्रेट भी किया जाएगा इन द लाइट ऑफ द प्रीएम्बल। इसके बाद आपका 1995 में LIC ऑफ इंडिया का एक केस होता है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात को यहां पे कहा था दैट प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2 हमारे यहां पे सही है, दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहां पे करेक्ट हो जाता है हमारा। और स्टेटमेंट 1 कहता है प्रीएम्बल इज जस्टिसिएबल इन नेचर। तो देखो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रीएम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर, कोई यहाँ पे इससे आपको डायरेक्ट पावर नहीं मिलती प्रीएम्बल से, ना ही लेजिस्लेचर को इससे कोई डायरेक्टली कोई पावर नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका नॉन जस्टिसिएबल इसका नेचर है। इसके जो प्रोविजन है वो सीधे कोर्ट ऑफ लॉ में यहाँ पे एनफोर्स नहीं होता। मतलब आप ये नहीं जाके कह सकते कोर्ट में कि साहब प्रीएम्बल में हमको ये लिखा हुआ है तो इसको सीधे एनफोर्स करा दीजिए, ऐसा यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। द प्रीएम्बल इज जस्टिसिएबल, नो द प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, स्टेटमेंट 2 हमारा यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल सही रहेगा। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फाइनेंस कमीशन। तो पहला कह रहा है कि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसको यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया बाय दी प्रेसिडेंट और ये हर 6 साल में बनता है। दूसरा कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एट इट्स चेयरमैन। तीसरा कह रहा है यहाँ पे इट्स रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो सही हैं और कितने गलत हैं। संविधान का आर्टिकल 280 यहाँ पर बात करता है रिगार्डिंग दी फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन क्या है वो तरीके समझो कि हमारे देश का ये बैलेंसिंग व्हील है, एक बैलेंस बना के रखता है। और ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी बिल्कुल है और जिसको यहाँ पे राष्ट्रपति ही यहाँ पे इसको कंस्टिट्यूट करते हैं, लेकिन हर 6 साल पे नहीं, हर 5 साल में। तो स्टेटमेंट 1 ये हमारा दिस इज नॉट करेक्ट, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और फाइनेंस कमीशन में यहाँ पर आपके एक चेयरमैन होते हैं और इनके अलावा यहाँ पे 4 मेंबर होते हैं। और जो यहाँ पे मेंबर हैं इनके पास यहाँ पे पब्लिक अफेयर्स में वो काम किए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर वो चाहे एग्जीक्यूटिव से हो, चाहे लेजिस्लेचर से हो, चाहे वो जुडिशरी से हो, ये एलिजिबल है दैट दे कैन बी अपॉइंटेड। और एक फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस जिनका नाम था राजा मन्नार, तो वो 4th फाइनेंस कमीशन के तौर पे उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फैक्ट, ही वाज द 4th फाइनेंस कमीशन, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। सो ऑप्शन 2 ये करेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे लग रहा होगा भाई फाइनेंस कमीशन है तो क्या इसका रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे कि नहीं होता? आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ भाई होता होगा, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, तो फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी जरूर है, लेकिन इसका जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है। सो ऑप्शन 3 भी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, ये सरकार को तय करना होता है कि रिकमेंडेशन को मानना है कि नहीं मानना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली इन दी US
significant surge in norovirus case have been reported. The norovirus spread through consumption of contaminated food or water, fecal oral route, or coming in direct contact with infected person like shaking hand etc. तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो नोरो वायरस को स्टमक फ्लू भी कहा जाता है। तो रिसेंटली अभी देखो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि भाई देखो नोरो वायरस के केसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और स्टमक फ्लू या इसको स्टमक बग भी कहा जाता है। और देखो ये जो फ्लू है ये नोरो वायरस जो है ये डायरेक्टली इसको हम ये नहीं कह सकते दैट दिस इज रिलेटेड टू द फ्लू। अब फ्लू या का मतलब यहाँ पे क्या है कि फ्लू होता कैसे, फ्लू होता है हमको बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। फ्लू इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस और नोरो वायरस दैट इज कॉज्ड बाय एक्यूट गैस्ट्रो एंटीरिटिस। आई नो थोड़ा सा नाम ये डिफिकल्ट है बट ठीक है, अब है तो है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। और नोरो वायरस आपका ये लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर तक ही सर्वाइव कर सकता है। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है फीकल ओरल रूट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन लाइक शेकिंग हैंड्स एटसेट्रा, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों बिल्कुल सही हैं। देखो और कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है इसका और नोरो वायरस जिसको होता है वो 1 से लेकर 3 दिन के बीच में वो रिकवर लगभग हो जाता है, लेकिन रिकवर होने के बाद भी जो है उससे ये वायरस फैलने के चांसेस बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तीसरा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायरेक्टिव्स वर एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा अब यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट यहाँ पर ये अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो देखो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें अभी तक जो है 4 बार संशोधन हो चुका है। 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और 97th अमेंडमेंट। तो ये 4 इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं और जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था दैट वाज इन ईयर 1976 और तब उस समय जो है 4 नए डीपीएसपी में ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किए गए थे। जैसे कि इसमें से एक है यहाँ पे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा आपका आर्टिकल 39A ये यहाँ पे क्या कहता है, बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 39A ये बात करता है। फिर इसके अलावा आपका 43A इसको भी ऐड किया गया था टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा आपका आर्टिकल 48A, ठीक है, ये 43A था, अब यहाँ पे 48A क्या कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात की गई आर्टिकल 48A में। तो इस हिसाब से यहाँ पे टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये है हमारा आर्टिकल 39, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ठीक है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये यहाँ पर क्या है भाई, ये गलत है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। अब ये वाला जो देखो ये वैसे तो टेक्निकली ये सही है, ये आता है आपका 48A में, लेकिन ये हमको बताना है कि 44th अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया। तो ये ऐड किया गया था इन 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, ना कि 44। तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा, सिर्फ ये 1 वाला यही हमारा यहाँ पे सही रहेगा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिवाइसेस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव और प्लेबिसाइड। देखो भैया डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट होती है और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग वहां पे अपनी पावर को डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं जाऊं तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। देखो रेफरेंडम में क्या होता है, रेफरेंडम क्या है, ये एक प्रक्रिया है जब कोई ऐसा लॉ बन रहा हो और उस लॉ को लेके लोग डायरेक्टली वहां पर सीधे वोट करें या उस मुद्दे को लेके लोग डायरेक्टली वहां वोट करें, उसको कहते हैं रेफरेंडम। एग्जाम्पल के लिए सरकार पूछे कि मित्रों आपको ये लॉ चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको ये कानून चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग कहेंगे यस या लोग कहेंगे नो, कि हमको ये कानून चाहिए या हमें ये कानून एक्सेप्ट है या हमें ये कानून एक्सेप्ट नहीं है,
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रेफरेंडम हुआ था जब ब्रेक्जिट हुआ था यूके में, अगर आपको याद हो, थोड़ा पुरानी हो गई, मतलब टाइम हो गया इस न्यूज़ को। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है? रिकॉल का मतलब होता है कि आप ने जिनको चुना है आप उनको हटा दें, उनको उनके पद से वापस बुला लें कि भैया आप काम नहीं कर पा रहे, तो हमने आपको यहाँ पे अब इस पद से हम हटा देंगे। ऐसे कि लोग यहाँ पे एमपी एमएलए चुनते हैं, मेयर चुनते हैं। हाँ, बाद में लगता है कि ये ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको रिकॉल कर लें, लेकिन हमारे देश में ऐसा रिकॉल वाला कोई सिस्टम है नहीं। प्लेबीसाइट में आते हैं। प्लेबीसाइट का मतलब क्या होता है? ये भी एक रेफरेंडम जैसा ही होता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, इट इज़ यूजुअली अबाउट अ वेरी बिग कोई नेशनल इशू है, हाँ, तो उसके बारे में है। एग्जाम्पल के लिए कि हम पूछ लें कि क्या हम इस एक्स कंट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो उस अब लोग अपने आइडेंटिटी को लेके, अपनी सोवरेंटी को लेकर के लोग यहाँ पर उस पे बता सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं कि हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। So basically देखो, रेफरेंडम इज रिगार्डिंग लॉ एंड पॉलिसीज, एंड प्लेबीसाइड, प्लेबीसाइड इज रिगार्डिंग नेशनल या पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में होता है। और इसके बाद देखो इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या है? इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पे ये होता है दैट व्हेन पीपल देमसेल्फ प्रपोज अ न्यू लॉ, कि लोग खुद कहते हैं कि देश में हमारे ऐसा हो गया है कि एक नया इस पे ये लॉ बनना चाहिए, ठीक है। तो लोग कहते हैं, गवर्नमेंट नहीं कहती। एग्जाम्पल के लिए कि कलेक्टिवली लोगों ने एक यहाँ पे पेटिशन जो है साइन किया, या एक मुहिम चलाई कि उस पे जनता के सिग्नेचर कर रही है, उस पे नारेबाजी कर रही है, मांग कर रही है कि यहाँ पर एक ऐसा लॉ होना चाहिए। और अगर इतनी मेजॉरिटी आती है कि हाँ भाई ये लॉ बनना चाहिए, ज़्यादातर लोग इस पे मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेबिसाइड के द्वारा, सॉरी सॉरी, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव के द्वारा ये लॉ यहाँ पे बन जाता है। तो भाई ये सब था आपका। ये आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या आता है कि जहाँ पे लोग, हम अपने नेता चुनते हैं और वो चुनकर हमारे चुने हुए लोग जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहाँ पे लॉ बनाते हैं। अब जैसे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ, इंडिया में है, यूएसए में है, यूके में, इन सब जगह जो है आपका ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला वहाँ पे सिस्टम चलता है। तो सब 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4। एक सवाल इसमें और है, देख लेते हैं उसको भी। सो ये आज का लास्ट सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 12। फिर इसके बाद इस वीडियो को यहाँ एंड कर देंगे। फिर अगला जो आगे क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई बताना है कि इसमें से कौन सा फेडरल फीचर है। तो देखो इंडिया क्या है, अभी तक तो इतना आपको मालूम ही होगा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन इंडिया में यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होता है, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं। कोई ये नहीं कहता कि भैया मैं तो यूपी का नागरिक हूँ, मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं महाराष्ट्र का, नहीं नहीं, सब कहते हैं मैं इंडिया का नागरिक हूँ। तो डुअल सिटीजनशिप जो है ये एक फेडरल पॉलिटी का कोई बहुत एसेंशियल फीचर नहीं है। ऑल्दो इंडिया में फेडरलिज्म है, बट इंडिया इज हैविंग अ सोल सिंगल सिटीजनशिप है। तो देयर आर सम एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी। अब जैसे कि यहाँ पे एक स्टेट लेवल पे हो गया, एक सेंट्रल लेवल पे हो गया। हाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो ज़रूरी है भाई, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग फेडरल फीचर, फेडरल फीचर का, या कोई फेडरल कंट्री है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पॉइंट इज करेक्ट। पॉइंट टू कह रहा है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल स्टेट, ठीक है भाई, तो डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं और केंद्र सरकार की पावर अलग है, तो डिवीजन ऑफ पावर ये भी एकदम सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तीसरा कह रहा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो जुडिशरी इंटीग्रेटेड नहीं है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी, इंटीग्रेटेड होने का मतलब क्या, वो सरकार के साथ थोड़ी बैठे काम करेगी, सरकार अपना अलग काम कर रही है, जुडिशरी अपना अलग काम करेगी। तो जुडिशरी इज नॉट इंटीग्रेटेड, दैट इज इंडिपेंडेंट, सो दिस इज नॉट करेक्ट। फोर्थ कहता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो दिस इज, ये जो पॉइंट है नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड वाला यहाँ पे सही है, तो विल गो विथ ऑप्शन सी 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, बाकी क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और बाकी आपके जो भी व्यूज़ हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।